अरे दोस्तों आइए सीखते हैं 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए साइंस के पहला ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों आप यहां देख रहे हैं ये सेट ए का पहला सवाल है। आप यहां ध्यान दीजिए, यह सिर्फ एक नहीं है बल्कि 1 से लेकर 40 तक है। क्या आप 2026 में बेहतर अंक नहीं लाना चाहते हैं? अगर नहीं लाना चाहते हैं कोई बात नहीं है, स्किप कर दीजिए। लेकिन अगर बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो 1 से लेकर 40 तक प्रत्येक सवाल को इत्मीनान सुकून से देखिए ताकि बेहतर से बेहतर अंक साइंस में आपको आ सके। तो दोस्तों आइए इस सवाल को बनाते हैं। पहला में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? ए में क्या दिया है, चंद्रमा। बी में क्या दिया है, नाभिक संलयन। सी में क्या दिया है, सूर्य। डी में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जीवाश्म ईंधन और क्या कह रहा है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो आप ध्यान दीजिए, मतलब ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो आप देखिए हर चीज, अगर सूरज नहीं होगा तो कहीं से कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होगा दोस्तों? तो सूर्य होगा। ऑप्शन नंबर सी। ए का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? ए में क्या दिया है, ज्वारीय ऊर्जा। बी में क्या दिया है, तरंग ऊर्जा। सी में क्या दिया है, सागरीय तापीय ऊर्जा। डी में क्या दिया है, इनमें से सभी। तो दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा क्या है कि क्या होता है, समंदर में है ना, कभी कभी पानी बहुत ऊंचा जाता है और फिर क्या गिरता है तो उससे भी एनर्जी निकलता है। तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर गया तो ज्वार और नीचे गया तो भाटा होता है। तो वो क्या हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया। कहाँ रहता है, सागर में ही। तरंग ऊर्जा, आप देखते हैं कि महासागर के किनारे बहुत तेज तरंग चलती है, उससे भी क्या है, गतिज ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और तीसरा में क्या है दोस्तों, सी में सागरीय तापीय ऊर्जा। मतलब जो सागर होता है ना, समुद्र होता है, उसके ऊपरी सतह का टेम्परेचर, तापमान कुछ और होता है और अंदर जाइएगा ना तो तापमान कुछ और होता है। तो तापमान में जो अंतर होता है ना, उसी से क्या निकलता है, सागर तापीय ऊर्जा। तो क्या है दोस्तों, महासागर में ज्वारीय भी उपलब्ध है, तरंग ऊर्जा भी है और सागर तापीय भी है, तीनों है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए सवाल देखते हैं तीसरा नंबर में क्या कहता है, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए में क्या दिया है, राजस्थान। बी में क्या दिया है, गुजरात। सी में क्या दिया है, महाराष्ट्र। और डी में क्या दिया है, बिहार। तो कौन सा पूछ रहा है दोस्तों, तारापुर यह जगह का नाम है। क्या है वहां पे, तो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है। क्या है दोस्तों, नाभिकीय विद्युत संयंत्र है। तो किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर सी। आइए चौथा सवाल देखते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? ए में क्या है, अपचायन। बी में क्या है, अभिकारक। सी में क्या है, उपचायक। डी में क्या है, उत्पाद। तो क्या है दोस्तों, अभिक्रिया में भाग लेने वाला, हिस्सा ले रहा है, तो क्या कहते हैं उसको, अभिकारक कहते हैं। और भाग लेने के बाद जो निकलता है वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, चौथा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 5वां सवाल में क्या कहता है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है कहलाती है? ए में उष्मा शोषी, बी में उपचयन, सी में प्रकाश संश्लेषण और डी में उष्मा क्षेपी। तो आप इस सब के बारे में जानते हैं। उष्मा शोषी में क्या होगा, तो उष्मा छोड़ेगा नहीं, उष्मा को ग्रहण करेगा, तो हो जाएगा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उपचयन कैसा अभिक्रिया है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है, तो यह हो गया उपचयन। और अगर क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगा हाइड्रोजन जुटेगा, तो क्या हो जाएगा, अपचयन। तो ये भी क्या होगा, हमारा आंसर नहीं होगा। सी में क्या है, प्रकाश संश्लेषण। किसमें होता है, पौधा में। पौधा में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन वो बनाता है, तो ये भी नहीं होगा। बच गया डी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उष्मा क्षेपी। मतलब क्या है, जब अभिक्रिया होगा ना तो एनर्जी भी, उष्मा भी, हीट भी निकलेगा, तो यही उष्मा क्षेपी होता है। क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों छठा सवाल है, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है ए हाइड्रोजन का वियोग, बी इलेक्ट्रॉन की हानि, सी ऑक्सीजन का संकलन, डी इनमें से सभी। तो क्या कह रहा है, सवाल ध्यान दीजिए, उपचयन, उपचयन का एक और नाम है। आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या, तो कमेंट कीजिए। क्या है दोस्तों, उपचयन में हाइड्रोजन का वियोग, तो बिल्कुल सही है। जब क्या होता है,
ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, मतलब हाइड्रोजन क्या होता है, बिछड़ता है। आइए आगे देखते हैं ऑप्शन बी में इलेक्ट्रॉन की हानि, यह भी बिल्कुल सही है। क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का हानि भी होता है। आइए ऑप्शन डी में ऑक्सीजन का संकलन, संकलन मतलब जुड़ाव, तो क्या होता है, उपचयन में, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता भी है। तो तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 7वां सवाल में निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है। ए में दिया है हल्दी, बी में दिया है लिटमस पत्र, सी में दिया है मिथिल ऑरेंज, डी में दिया है लाल गोभी। आप यहां ध्यान दीजिए, कैसा सूचक, संश्लेषित। तो संश्लेषित सूचक कौन सा होगा दोस्तों, हल्दी क्या है, प्राकृतिक सूचक है, लिटमस पत्र क्या है, प्राकृतिक सूचक है, लेकिन मेथिल ऑरेंज क्या है, संश्लेषित सूचक है, जबकि लाल पत्ता गोभी भी क्या है, तो यह भी प्राकृतिक है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 8वां सवाल में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ए में क्या दिया है, क्षार, बी में क्या दिया है, अम्ल, सी में क्या दिया है, लवण, डी में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। आप यहां ध्यान दीजिए, इसको तो लिटमस पत्र को क्या करता है, आप यहां ध्यान दीजिए, लाल से नीला करता है। किससे, लाल से नीला। आप यहां ध्यान दीजिए, यह क्या हो गया, लाल, और ये क्या हो गया, नीला। तो क्या हो रहा है दोस्तों, लिटमस पत्र लाल से नीला हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षार हो जाएगा। लेकिन नीला से लिटमस पत्र क्या हो जाएगा, लाल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अम्ल। आप इसे जहन में बैठा लीजिए, अगर लिटमस पत्र लाल से नीला होता है तो क्षार होगा, लेकिन नीला से क्या होगा, लाल होगा, तो अम्ल होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ लाल से नीला हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो लाल से नीला क्या होता है, क्षार ना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए 9वां सवाल देखते हैं। तो 8 है क्या हो जाएगा, ए। 9वां सवाल देखते हैं, हार्मोन जो किशोरों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वह है। ए में क्या दिया है, थायरॉक्सिन, बी में क्या दिया है, एस्ट्रोजन, सी में क्या दिया है, टेस्टोस्टेरोन, डी में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। मतलब हमारे शरीर में क्या है कि बहुत से हार्मोन निकलते हैं, लेकिन जब आदमी जवान होता है तो उसके लक्षण को नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है, उसी का नाम बताना है। तो क्या होगा, एथ्रोक्सिन, यह नहीं होगा, एस्ट्रोजन नहीं होगा, बल्कि टेस्टोस्टेरोन होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, यौनावस्था में लक्षणों को नियंत्रित करता है। आइए सवाल नंबर 10 देखते हैं, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है। ए में क्या दिया है, ब्लास्टुला, बी में क्या दिया है, अंग निर्माण, सी में क्या दिया है, परिपक्व भ्रूण, डी में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। मतलब क्या है, गर्भपात कब होता है, आप यहां ध्यान दीजिए, ब्लास्टुला जब क्या है, सेल ही रहता है ना, उस रूप में ब्लास्टुला होता है। अंग निर्माण क्या होता है, भ्रूण बड़ा हो जाता है तो अंग निर्माण होता है। अब परिपक्व भ्रूण मतलब क्या है, बच्चा विकसित हो जाता है, तो इस अवस्था में भी नहीं होगा, इस अवस्था में भी नहीं होगा। किसमें होगा, ब्लास्टुला में, क्योंकि यह सबसे छोटा अवस्था है, बहुत ही शुरुआती लेवल का होता है, इसलिए सुरक्षित गर्भपात किया जा सकता है। तो 10 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए 11वां सवाल में, निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है। ए में दिया है पार्क, बी में दिया है जल जीवशाला, सी में दिया है फुलबारी, डी में इनमें से सभी। तो क्या है दोस्तों, कृत्रिम मतलब कुदरती नहीं है, जिसे इंसान लगाता है। तो देखते हैं इंसान क्या क्या, पार्क। आप जानते हैं कि पार्क इंसाने बनाता है, जगह निर्धारित किया, अब पेड़ पौधा फूल लगा लिया, सजा उजा दिया, तो पार्क हो जाता है। जल जीवशाला ये भी क्या करता है, आदमी बनाता है। फुलबारी आप हम कोई भी लगा सकते हैं, इसलिए तीनों के तीनों क्या है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, इसलिए क्या हो जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। किसका हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों 12वां सवाल है, कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता। ए में क्या दिया है, सूखे पत्ते, बी में क्या दिया है, भोजन, सी में क्या दिया है, मृत जीव, और डी में क्या दिया है, प्लास्टिक। तो यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों, पदार्थ का अपघटन कहा नहीं, पर्यावरण में नहीं हो सकता है। आप जानते हैं सूखे पत्ते को भी कीड़ा मकोड़ा क्या करता है, खा जाता है तो खत्म हो जाता है। भोजन जो बचता है उसको भी क्या होता है, चींटी उटी खा के खत्म कर देता है। मृत जीव आप देखते हैं, अगर जो जीव मर जाता है तो कुछ देर में क्या होता है, कीड़ा मकोड़ा जीवाश्म सब खा पी के खत्म कर देता है। लेकिन
प्लास्टिक ऐसा चीज है जो क्या होता है, अपघटन नहीं, प्लास्टिक जैसा है वैसा ही रहता है। तो क्या होता है, पदार्थ का अपघटन पर्यावरण नहीं हो सकता है तो प्लास्टिक का नहीं हो सकता है। इसलिए 12 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 13वां सवाल देखते हैं। सही आहार श्रृंखला है। ए में मछली, घास, गाय, बकरी, घास, हिरन, डी में घास, हिरन, शेर और डी में चिड़िया, सांप, घास। दोस्तों आहार श्रृंखला मतलब कौन किसको खाता है, वो सही श्रृंखला क्या है। तो इसको ध्यान से देखिए, मछली को घास खाता है, नहीं खाता है, इसलिए यह सही श्रृंखला नहीं होगा। आइए, बकरी को घास खाता है तो नहीं खाता है, यह भी सही श्रृंखला नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए, घास जो होता है ना उसको कौन खा जाता है, तो घास को खा जाता है हिरन। लेकिन हिरन को कौन खाता है, तो हिरन को खा जाता है शेर। तो क्या दिया है, बिल्कुल सही दिया है। इसलिए 13 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब डी में देख लीजिए, चिड़िया, तो चिड़िया को सांप खाता है क्या, और सांप को घास खाता है क्या, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, 13 का सी। आइए 14वां सवाल में, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह है। ए में क्या दिया है, गैर जैव निम्नकरणीय योग्य, बी में क्या दिया है, अक्रिय, सी में जैव निम्नकरणीय योग्य, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए, जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित, इसलिए क्या होगा, जैव निम्नकरण योग्य, ऑप्शन नंबर सी। 14 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 15वां सवाल में, कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकता है। ए में क्या दिया है, शहर से बाहर जला देना, बी में क्या दिया है, गड्ढों को भरने में उपयोग करना, सी में क्या दिया है, कुछ कचरे का पुनः चक्रण, डी में क्या दिया है, इनमें से सभी। तो आप ध्यान दीजिए, शहर से बाहर कचरा का प्रबंधन, तो हम लोग क्या करते हैं, जितना अचरा कचरा होता है ना उसको गाड़ी वाला देखते हुए बड़े बड़े शहरों में लाद के और शहर से बहुत दूर ले जाते हैं। तो यह क्या है, यह भी सही है। आइए ऑप्शन नंबर बी में, गड्ढों को भरने का उपयोग, बिल्कुल जो हमारे आसपास में बहुत ज़्यादा गड्ढा हो जाता है तो अपने घर के, गांव के जो कचरा होता है ना उसे धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, भर देते हैं। इसलिए ऑप्शन क्या है, बी भी सही होगा। आइए ऑप्शन नंबर सी में, कुछ कचरे का पुनः चक्रण, मतलब दोबारा उसको क्या करते हैं, फैक्ट्री में ले जाते हैं, तो यह भी सही है। बहुत सारे घर में सामान जो अचरा कचरा है तो उसको क्या किया जाता है, ठेला वाला सब लोग बेच देते हो जाता है फैक्ट्री में, और फिर रिसाइकिल होकर फिर उसका उपयोग हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी सही है। इसका ए, बी, सी तीनों सही है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। तो क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 16वां सवाल में, सूर्य की परावैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है। ए में क्या दिया है, फेफड़े का कैंसर, बी में क्या दिया है, टीबी, सी में क्या दिया है, मुंह का कैंसर, डी में क्या दिया है, त्वचा का कैंसर। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्या सूर्य की परावैंगनी किरणों से क्या है, मनुष्य में कौन सी बीमारी होगा, बीमारी का नाम बताना है। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि जो ओजोन परत है ना उसको नुकसान सबसे ज्यादा कौन सा गैस पहुंचाता है, और ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कमेंट करके हमको फट से बता दीजिए। तो यहाँ क्या क्या दिया है दोस्तों, फेफड़े का कैंसर परावैंगनी किरणों से नहीं होता है, टीबी ये भी नहीं होता है, मुंह का कैंसर नहीं होता है, बल्कि त्वचा का कैंसर ये होता है किससे, परावैंगनी किरण से। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर डी। आइए 17वां सवाल में, निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग है। ए में क्या दिया है, अपेंडिक्स, बी में क्या दिया है, कोलन, सी में क्या दिया है, सीकम, डी में क्या दिया है, रेक्टम। तो क्या है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग, तो कौन सा होगा, तो अपेंडिक्स हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा, अपेंडिक्स। तो दोस्तों 18वां सवाल है, शाकाहारी जीवों की छोटी आंत की लंबाई होती है। ए में दिया है छोटी, बी में दिया है मध्यम, सी में दिया है अधिक लंबी, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कैसा होगा, शाकाहारी होगा, और क्या है, छोटी आंत, तो क्या हो जाएगा, तो अधिक लंबी होता है। लंबी क्यों होता है, क्योंकि शाकाहारी जीवों में जो खाता है ना शाकाहारी, उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज को अच्छी तरह से पच सके इसलिए क्या है, छोटी आंत की लंबाई अधिक होता है। हमारा क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 19वां सवाल में, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। ए में दिया है काइम, बी में दिया है चाइल्ड, सी में दिया है काइलोमाइक्रोन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटी आंत में पूर्ण पचा हुआ भोजन क्या होता है, चाइल्ड, ऑप्शन नंबर बी। 19 के बी हो जाएगा। 20 में, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है।
ए में हो गया स्थानांतरण, बी में है विसरण, सी में है परासरण, डी में ए और बी। तो क्या है दोस्तों, मूल रोमों के द्वारा अवशोषण किसका, जल का। तो कैसा होता है दोस्तों, तो विसरण के द्वारा होता है, इसलिए 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 21वां सवाल देखते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। ए में दिया है पक्षाघात, बी में दिया है हाइपोटेंशन, सी में दिया है हाइपरटेंशन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या है दोस्तों, उच्च रक्तचाप। आपको कमेंट करके बताना है कि एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर बीपी कितना होता है, कमेंट करके बताइए, क्योंकि 1 नंबर में पूछ देगा। तो दोस्तों यहाँ क्या है, उच्च रक्तचाप है, तो क्या होगा, हाइपर टेंशन कहलाता है, इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 22वां सवाल में, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ए में दिया है 2, बी में दिया है 6, सी में दिया है 8, डी में दिया है 10। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 22 का डी। आइए 23वां सवाल में, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। ए बाएं अलिंद से बाएं नीले में, बी दाएं अलिंद से दाएं नीले में, सी दाएं अलिंद से बाएं नीले में, डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों हृदय मतलब हमारा दिल, तो जो हमारा दिल है ना, उसमें क्या है, जो रक्त का प्रवाह होता है बायां से बायां में होता है, मतलब बायां अलिंद से बायां नीले में होगा, और दायां से क्या होगा, दायां में होगा, मतलब दायां अलिंद से दायां नीले में होगा। तो क्या हो जाएगा, ए भी सही है और बी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ये क्या होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, दाएं से बाएं है। तो क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों 24वां सवाल है, रुधिर है। ए में दिया है तंत्रिका ऊतक, बी में दिया है एपिथेलियम ऊतक, सी में दिया है संयोजी ऊतक, और डी में दिया है पेशी ऊतक। तो रुधिर क्या है दोस्तों, आप ध्यान रखिए, रुधिर क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, ऑप्शन नंबर सी। 24 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुधिर संयोजी ऊतक है। आइए 25वां सवाल देखते हैं, विद्युत विभव कौन सी राशि है। ए में दिया है अदिश राशि, बी में दिया है सदिश राशि, सी में दिया है ए और बी दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, विद्युत विभव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको कमेंट करके बताना है कि विद्युत विभव जो है ना, उसका एसआई मात्रक क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि 1 नंबर में पूछ सकता है। तो क्या है दोस्तों, यह अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 का ए। आइए 26वां सवाल में, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। ए में दिया है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव, बी में दिया है आर्मेचर के घूर्णन, सी में दिया है ए और बी दोनों, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ ध्यान दीजिए, कौन सा दोस्तों, विद्युत मोटर, यह विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव और क्या है, आर्मेचर के घूर्णन, यह दोनों पे क्या है, आधारित है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए 27वां सवाल में, निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। ए में क्या दिया है, लेंज के नियम से, बी में क्या दिया है, वाम हस्त नियम से, सी में क्या दिया है, दक्षिण हस्त नियम से, डी में क्या दिया है, ओम का नियम। ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह 5 नंबर में पूछ देता है, इसलिए आप क्या कीजिए, कमेंट करके बताइए कि ओम जो है ना, किसका एसआई मात्रक है, आप कमेंट करके बता दीजिए। और यहाँ देखिए ध्यान से, क्या है दोस्तों, प्रेरित धारा की दिशा किससे मिलता है, तो दक्षिण हस्त नियम, ऑप्शन नंबर सी से। 27 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 28वां सवाल में, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, क्या होती है। ए में दिया है 80 हर्ट्ज, बी में दिया है 70 हर्ट्ज, डी सी में दिया है 60 हर्ट्ज, और डी में दिया है 50 हर्ट्ज। तो भारत में कितना होता है दोस्तों, तो प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है कितना, तो 50 हर्ट्ज होता है, ऑप्शन नंबर डी। 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 से क्या है, लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध क्या होता है। ए में दिया है घटता है, बी में दिया है बढ़ता है, सी में दिया है कोई परिवर्तन नहीं होता, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है दोस्तों, लंबाई बढ़ेगा ना, तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है, इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों 30वां सवाल है, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता है। ए में क्या दिया है 49 × 10⁻⁻6 ओम मीटर, बी में क्या दिया है
1.60 गुने 10 के पावर -8 ओम मीटर। सी में दिया है 10 के पावर 12 ओम मीटर। डी में दिया है 6.84 गुने 10 के पावर -8 ओम मीटर। तो दोस्तों क्या कह रहा है, विद्युत प्रतिरोधकता। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा किसका, तो सिल्वर का। तो हो जाएगा 1.60 गुने 10 के पावर -8 ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बताना है, क्या बताना है कि ये जो सिल्वर है ना, इसका संकेत क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। आइए सवाल नंबर 31 में, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है। ए में दिया है ऑक्सीजन गैस, बी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सी में दिया है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, डी में इनमें से कोई नहीं। इस तरह सवाल में आप धड़ से गलती कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी गैस, आप नहीं पे तो ध्यान नहीं दीजिएगा, मुक्त होती है सोच के धड़ से लगा दीजिएगा, या तो बी को नहीं तो सी को। यहाँ क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, मुक्त नहीं होती है। तो जीवाश्म ईंधन जलता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है। क्या नहीं निकलता है, तो ऑक्सीजन नहीं निकलता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 31 का ए हो जाएगा। आइए 32वां सवाल में, निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है। ए में दिया है H2S, बी में दिया है H2, सी में दिया है CO2, डी में क्या दिया है CH4। आपको सबका नाम कमेंट करना है। H2S इसका नाम क्या होगा, H2 इसका नाम क्या होगा और CO2 इसका नाम क्या होगा। लेकिन बायोगैस का मुख्य अवयव कौन है, तो CH4, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेथेन, जो कि आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब यहां से देख लीजिए 33वां सवाल में, तो 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य अवयव मेथेन है। 33वां सवाल में, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। ए में दिया है ए, बी में दिया है बी, सी में दिया है सी, डी में दिया है ए बी। आप यहां ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल डोनर मतलब कौन ऐसा ग्रुप है, ब्लड ग्रुप, जो किसी को भी दे सकता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप किसको दीजिएगा, सिर्फ ए को दीजिएगा। अगर बी है तो किसको दीजिएगा, सिर्फ बी को दीजिएगा। अगर ए बी है तो किसको दीजिएगा, सिर्फ ए बी को। और ओ है तो किसको दीजिएगा, सबको दे सकते हैं। ओ को भी दे सकते हैं और ओ एक के अलावा कोई भी हो जाए, ए को भी दे सकते हैं आप। अगर ब्लड ग्रुप आपका ओ है तो ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं, और ओ है तो ओ को दे ही सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ दोस्तों, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है ना, वो किसी को भी बेदरान, किसी खून की कमी है ना, आपको पता है कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, तो सोचना नहीं है, धड़ से दे दीजिए, समझे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो है ओ। ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। तो दोस्तों 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए 34वां सवाल में, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ए में क्या दिया है, डायलाइजर, बी में क्या दिया है, हेमोडायलिसिस, सी में क्या दिया है, डायलाइसेट, डी में क्या दिया है, सेलोफोन। तो आप ध्यान दीजिए, डायलिसिस मशीन द्वारा क्या है, शुद्धिकरण, तो क्या कहलाता है, यह कहलाता है हेमोडायलिसिस कहलाता है। 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35वां सवाल, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। ए में दिया है अवशोषण द्वारा, बी में दिया है निष्कासन द्वारा, सी में दिया है परासरण द्वारा, डी में दिया है विसरण द्वारा। ध्यान दीजिए कौन सा है, प्रोटोजोआ है, और ये क्या कर रहा है, उत्सर्जन। तो कैसे करता है, तो यह विसरण द्वारा करता है। अपने अंदर कचरा को है ना किससे निकालता है, तो विसरण के द्वारा निकालता है। इसलिए 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो दोस्तों यह 36वां सवाल है, बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। ए में दिया है रेजिन, बी में दिया है टेनिन, सी में दिया है लेटेक्स, डी में दिया है गोंद। दोस्तों आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये कितना है, 40वां। इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक सवाल है। आप इसे इत्मीनान से देख चुके होंगे। करना क्या है, इसको अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि इस तरह का और वीडियो हम बना सके। तो दोस्तों आप यहाँ ध्यान दीजिए, बबूल के पौधे में कौन सा होता है उत्सर्जी पदार्थ, तो गोंद होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। किसका, 36 का डी हो जाएगा। आइए 37वां सवाल में, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है।
ए में दिया है सेरिबेलम, बी में दिया है सेरिब्रम, सी में दिया है मध्य मस्तिष्क, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, सेरिब्रम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर बी। 38 का टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होता है, ए में अंडाशय से, बी में वृषण से, सी में वृक्ष से और डी में इनमें से कोई नहीं। तो किससे होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृषण से टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होता है। 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39वां सवाल में वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है कहलाता है, ए में क्या है ऑक्सिन, बी में क्या है एथिलीन, सी में क्या है साइटोकाइनिन, डी में एब्सिसिक एसिड। तो क्या है कह रहा है दोस्तों, तो हार्मोन है और पौधों में क्या करता है, कोशिका विभाजन को रोकता है। तो कौन रोकता है, ऑप्शन नंबर क्या है डी हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, कमेंट करके बताइए। आइए 40वां सवाल में, पुष्प का नर जननांग कहलाता है, ए में जायांग, बी में पंखुड़ी, सी में पुंकेसर, डी में इनमें से कोई नहीं। क्या है दोस्तों, पुष्प है, फूल है और उसका नर जननांग क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 40 का सी हो जाएगा। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है, 1 से 40 तक में कोई भी सवाल में दिक्कत हो ना, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को ये आपकी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और लाइक भी कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।